वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर अंश पूंजी लेखे अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अंश पूंजी फिर ऋण पत्र शेयर्स और डिवेंचर्स, यानी ये कंपनीज के मैटर पे इस तरह की अकाउंटिंग की जाती है। ठीक है, देखिए लास्ट ईयर जब आप 11th में थे तो आपने देखा था एकल व्यवसायी के लिए सोल ट्रेडरशिप अकाउंटिंग, है ना। फिर जब दिस ईयर आप 12th में आए, लास्ट ईयर मीन्स 11th में, दिस ईयर जब आप 12th में आए तो आपने बिजनेस का नेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो पार्टनरशिप पढ़ा, साझेदारी लेके उसकी अकाउंटिंग हमने की। बहुत बड़ा चैप्टर है साझेदारी। अंश पूंजी ऋण पत्र जो है वो छोटा चैप्टर है, ठीक है। और उसके बाद जो मैनेजमेंट अकाउंट है वो भी छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट फॉर्मेट क्या था, पार्टनरशिप अकाउंटिंग साझेदारी लेके। उसके बाद अब ये है कंपनीज। तो कंपनीज में, और ये कंपनी की थ्योरी वगैरह आप ज़रूर पढ़िए आप मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ में। तो कंपनी बेसिकली दो वर्ड से बने, आप जानते हैं कॉम्पेनिस, जिसका अर्थ है साथ साथ खाना खाना या रोटी खाना। तो इस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई, प्रादुर्भाव हुआ, शुरुआत हुई, ठीक। और इस तरह से कंपनी को अब चूंकि वो एक बड़ा फॉर्मेट है तो पब्लिक से पैसा चाहिए। तो पब्लिक से पैसा चाहिए तो वो कंपनी जो है शेयर्स इशू करती है, अंश इशू करती है, निर्गमित करती है, जिसके बदले में वो प्रतिफल क्या देती है, कंसिडरेशन क्या रहता है उसका, डिविडेंड। शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड यानी लाभांश मिलता है। और जब ऋणपत्र, जब नेक्स्ट चैप्टर आपका डिवेंचर्स इशू करते हो तो उस पर डिवेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, यानी ऋणपत्र पर ब्याज मिलता है, अंशों पर लाभांश मिलता है। लाभांश मतलब लाभ का एक अंश, ठीक, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। अब यहाँ पर कंपनी बेसिकली जो है दो तरह की शेयर्स इशू करती है। इक्विटी शेयर्स यानी समतांश, जिनको सामान्य अंश भी कहते हैं, और नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूर्वाधिकार अंश या फिर अधिमान अंश कहते हैं। तो पूर्वाधिकार अंश मतलब कैसे कि इनको प्रेफरेंस दिया जाता है। जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो डिविडेंड पहले इन्हीं को दिया जाता है, एक पर्टिकुलर रेट से, जो उसकी उस पर लिखा रहता है कि किस रेट से डिविडेंड दिया जाएगा, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं। और इक्विटी शेयर्स होते हैं समतांश, जिन्हें प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, पूर्वाधिकार अंश धारियों को लाभांश देने के बाद बचता है तो फिर वो इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मोटी मोटी बातें हैं। अब कंपनी की पूंजी जो है, शेयर कैपिटल है, वो कितने प्रकार की होती है, क्योंकि बैलेंस शीट में जनरली बनाई जाती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही पुरानी बुक का जो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये कि कैपिटल कितने प्रकार की, किस तरह से लिखते हैं उसको बैलेंस शीट में, मतलब बैलेंस शीट के फॉर्मेट में तो बाद में लिखेंगे कि आप पहले समझे कि वो कैपिटल है क्या, उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्रीज पे आएंगे उसकी, ठीक है। फिर आपको जर्नल एंट्री समझा देंगे। चलिए, तो जैसे कि क्वेश्चन है, रोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड पार्षद सीमा नियमों के अंतर्गत 50,000 समता अंश प्रत्येक 10 रुपये से पंजीकृत है। यानी रोहित इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो ऑथराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल जो है वो उसकी कितनी है, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इसी को रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, पंजीकृत पूंजी या नामांकित पूंजी भी कहते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 50,000 इक्विटी शेयर्स को आप E/S लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूरा लिखेंगे और हिंदी में लिख रहे हैं तो समतांश पूरा लिखेंगे, ठीक है। समतांश को ऐसा आप शाह और ऐसा नहीं करेंगे, क्लियर है ये। तो इस तरह से 50,000 समतांश है, फिर ये आप लिखाओगे @ आप रुपीस का साइन ऐसा बना लो, आजकल यही बनाया जाता है, तो ₹10 ईच। तो 50,000 गुणित आप 10 कर दें तो 5 लाख रुपए उसकी क्या हो गई, ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि रजिस्टर्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी। फिर कंपनी ने इसमें से 40,000 अंश जनता को निर्गमित किए। तो निर्गमित किए यानी इशूड किए, इशूड कैपिटल। तो ये आ गई आपकी निर्गमित पूंजी,
या फिर इशूड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब ये इशूड कैपिटल कितनी है, 40,000 अंश निर्गमित किए ना, तो ये 40,000 आप इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये आ जाएगा कितना, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए क्या हो गई इसकी निर्गमित पूंजी, इशूड कैपिटल। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बातें हैं ये। फिर उसके बाद में जब आप कभी थ्योरी लिखें तो इसका वर्णन भी, व्याख्या भी कर सकते हैं। ये थ्योरी 5 नंबर की है और रिलेवेंट क्वेश्चन होता भी, हाँ ये नहीं कि पूछा कुछ और बता कुछ आप रहे या इसी को उतार दिया, लेकिन जब रिलेवेंट क्वेश्चन हो तो आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 4 लाख रुपए क्या होगी इसकी इशूड कैपिटल। ये 2 बातें समझ में आती हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो पहले तो, क्योंकि और भी बहुत सारे कैपिटल के नाम अपन को लिखने हैं इसमें। हाँ, ये इशूड कैपिटल है, अधिकृत पूंजी है, ये निर्गमित पूंजी। ठीक, चलिए, फिर उसके बाद में 50,000 इक्विटी शेयर्स में से हमने कितने 40,000 इशू कर दिए। तो अब नेक्स्ट क्या हम लिखेंगे, अन इशूड कैपिटल, अन इशूड कैपिटल, अनिर्गमित पूंजी। अब ये अनिर्गमित पूंजी कितनी होगी, तो 50,000 में से ये हमने 40,000 तो इशू कर दिए इक्विटी शेयर्स। ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹10। तो इस 50,000 में से आप ये 40,000 अलग करें तो कितने बच जाएंगे, 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 लाख रुपए। क्लियर है ये, तो 1 लाख रुपए क्या हो गई अनिर्गमित पूंजी या अनइशूड कैपिटल या नॉन इशूड कैपिटल ये भी कह सकते हैं। इसमें से जनता द्वारा 25,000 अंश ले लिए गए, यानी 25,000 अंश की एप्लीकेशंस आई। ठीक, अब देखें 40 इशू किए थे, 50 से रजिस्टर्ड थी, 10 उन्हीं के पास है, यानी किनके, कंपनी के पास में है। 25,000 पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया नहीं, रुचि दिखाई, वहां पर ब्याज नहीं है। तो पब्लिक ने कहा कि भैया, मतलब अलग अलग सब मिलाकर टोटल कैलकुलेट किया और पता चला कि 25,000 अंश जो है उसके लिए एप्लीकेशन आई है। तो उसे कहते हैं प्रार्थित अंश पूंजी या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल या सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हो गए हमारे क्या, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइबर, ये तो खूब जानते हैं आप ये शब्द, है ना। तो सब्सक्राइब्स कैपिटल कितनी आ गई, ये आपके 25,000 25,000 शेयर्स थे, तो ये 25,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो ये हो गया 2,50,000, 2.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 2.5 लाख रुपए के ये क्या हो गई आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। फिर नेक्स्ट आप देखें, अच्छा, अब 40,000 में से 25,000 जो है लोगों ने एप्लीकेशन भेजी, तो कितनों ने नहीं भेजी उस 40 में सेलेक्ट कर दो, तो 15,000। तो ये अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, आप प्रार्थित पूंजी बोलते हैं इसको, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो यहाँ आप ऐसा वर्णन कर दें, 40,000 माइनस 25,000 इक्विटी शेयर्स गुणित 10 रुपए, तो ये कितना जाएगा 15 गुणित 10, तो ये 1.5 लाख रुपए क्या हो गई अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। फिर उसके बाद कंपनी ने इस पर 6 रुपए प्रति अंश मांगे हैं। ठीक है, लिखा है कंपनी ने प्रत्येक अंश पर 6 रुपए मांगे गए, 1 रुपए प्रति अंश कंपनी के समापन की दशा में मांगा जाएगा। ठीक है, ये रिजर्व कैपिटल है। और 4,000 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश का भुगतान नहीं किया गया, तो कॉल सिनेरियस है। तो अब आप देखें यहाँ पर कंपनी ने मांगे कितने, तो 6 रुपए मांगे प्रति अंश। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे आप कि कंपनी ने प्रति अंश 6 रुपए मांगे, तो किस पे मांगेंगे, जिनकी एप्लीकेशंस आई हैं। एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए आई हैं, 25,000 के लिए आई हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर ये हो जाएगी कॉल्ड अप कैपिटल, याचित पूंजी। क्या कहते हैं इसको? कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? ये आपके 25,000 अंश, 25,000 इक्विटी शेयर्स। एक अंश पे कितने रुपए मांगे हैं? 6 रुपए। तो ये हो जाएगी 25 छिक्का 150, 25 6 150, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए याचित पूंजी हो गई। क्लियर? अब उसके बाद में रिजर्व कितनी करनी है? तो रिजर्व करनी है 1 रुपए। ठीक, तो ये नेक्स्ट आप लिखें इसको रिजर्व कैपिटल। तो ये 25,000 इक्विटी शेयर्स पे 1 रुपए की दर से 25,000 रुपए, ये क्या होगी? इनकी रिजर्व कैपिटल। आ रहा समझ में? अब आप देखिए नॉन कॉल्ड अप या अनकॉल्ड अप या आयाचित पूंजी कितनी हो जाएगी? तो आयाचित पूंजी इस प्रकार से होगी, 10 रुपए में से 6 रुपए मांग लिए तो कितने बचे? 4 जो नहीं मांगे, लेकिन उसमें से एक रिजर्व के लिए भी रखने, तो बचे 3। तो 25,000 अंश पर 25,000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपीज के रेट से 75,000 75,000 रुपए क्या आ जाएगी? आयाचित पूंजी, अनकॉल्ड अप कैपिटल। और 4,000 अंशों के धारकों ने 3 रुपए की दर से पैसे नहीं दिए तो 12,000 रुपए कहलाएगी अवशिष्ट याचना या फिर कॉल्स इन एरियर्स। आ रहा समझ में? चलिए, तो इस तरह से ये कॉल्स इन एरियर्स भी आ गया। अब फिर पेड अप कितनी है? तो मांगी कितनी? 1.5 लाख। मिली कितनी? नहीं, 12,000। वो कॉल्स इन एरियर्स का अलग कर दो। तो 1,38,000 1,38,000 की पेड अप कैपिटल। ठीक है, 1,38,000 की पेड अप कैपिटल है। तो ये इस तरह की बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फिर जर्नल एंट्री कैसे करनी है वो आपको नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से आप कॉपी पर नोट कर लें, ध्यान से समझ लें। आपके कुमावत सर के और सक्सेना सर की बुक में ये इस तरह के क्वेश्चंस भी हैं, एग्जाम्पल्स भी, थ्योरी भी है, वो सब बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।